ओके, आज देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ये बेसिकली सीजी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जेई और नीट, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। क्योंकि देखो इसमें क्या खास है, एक तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, दूसरा ये सॉलिड है, तीसरा ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब कंडक्टर नहीं है। क्योंकि हमको पता है अगर कंडक्टर होता तो कंडक्टर के अंदर चार्जेस नहीं होते। ये हम बेसिक प्रॉपर्टी जानते भी हैं और मैं आगे आगे बताऊंगा भी। ठीक है, पर इस बार हमने क्या किया है, एक ऐसा सीन लिया है जिसमें हमने एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है। सोचो अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे, मतलब कि सपोज ये स्फीयर जो है वो सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब कि जहाँ पर भी चार्ज हम दे देंगे चार्ज वहीं रहेगा, मतलब चार्जेस आर एम्बेडेड, है ना। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर मीन्स चार्जेस आर एम्बेडेड, है ना। जहाँ जहाँ चार्ज हमने रखा हुआ है चार्ज वहीं, जिसे यहाँ रख दिया तो यही है, ये मूव नहीं कर सकता। अगर कंडक्टर होता तो ये चार्ज मूव कर सकता था। ठीक है, तो हमने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया है। अब इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो यहाँ पर भी हमको क्या करेंगे, मान लेंगे कि रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, तो 3 पॉइंट मिलेगा। पहला पॉइंट आउटसाइड सेंटर ओ है, ये डिस्टेंस आर मान लिया, और ये पॉइंट पी है जहाँ पर हमको निकालना है। तो फर्स्ट, इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड, और इस पर जो है टोटल चार्ज जो है हमने दे दिया है, मान लो कि टोटल चार्ज Q है, कैपिटल Q टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे वॉल्यूम में। पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, Q। एक्चुअली यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको भी मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, उसको लेकर आऊँगा और उससे भी आंसर निकालूंगा। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि कैपिटल Q चार्ज है। ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी रहेगा। तो पहला केस क्या मान लिया कि इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड। ठीक है, देन to calculate the electric field, we have to choose Gaussian surface। ठीक है, कॉन्सेप्ट के मुताबिक यही होता है कि जैसे ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, गॉस लॉ के मुताबिक हमको वहाँ क्या करना होता है, गॉसियन सरफेस चूज करना होता है। जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस होगा वो स्फेरिकल नेचर का होगा और आउटसाइड होगा, है जी, क्लियर है। सेंटर से गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना होगा, आर होगा। अगर एक यहाँ पर एक छोटा सा पैच बनाओगे तो इस पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर और एरिया वेक्टर भी बाहर। और ध्यान से देखो तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल एरिया की वजह से हमको इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल जाएगा। तो कैसे देखो, लिखेंगे यूजिंग गॉस लॉ। क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है गॉस लॉ। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू इनक्लोज्ड जो होता है वो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये याद रखना, ये जो क्यू इनक्लोज्ड होता है इसका क्या मतलब होता है, टोटल चार्ज प्रेजेंट। ठीक है, टोटल चार्ज प्रेजेंट inside the Gaussian सरफेस। ये याद रखना कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको हम कंसिडर करते हैं ना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। तो डायरेक्ट लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू, कैपिटल क्यू
बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो भैया, इंटीग्रल में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इस सारे पॉइंट पर, क्योंकि सभी पॉइंट की यहाँ सेंटर से दूरी क्या है, बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर हो गया। इंटीग्रल डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इम्प्लाइज, अब ध्यान से देखो, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल डी ए का मतलब पूरा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है कितना, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो आंसर कितना आया, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू ओवर आर स्क्वायर। फिर से देखो, फिर से एक इंटरेस्टिंग आंसर है, क्या है कि अगर पॉइंट बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरह बिहेव करेगा, जैसे एक पॉइंट चार्ज है, जैसे एक पॉइंट चार्ज है, कि मतलब ये टोटल जो सॉलिड स्फीयर है इसका पूरा चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और सेंटर से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वही इसका होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर इज कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर इज जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये मिलता है, समझना ना ये चीज़, कॉन्सेप्ट ये निकलता है फॉर एनी सिमेट्रिक, for any symmetric charged body, ठीक है, the electric field outside the body is same as though the entire charge were concentrated at the center। मतलब क्या कि किसी भी सिमेट्रिक बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वैसा ही होता है जैसा कि उस बॉडी का पूरा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो, और उस सेंटर से r डिस्टेंस पर जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सॉलिड बॉडी के लिए, सिमेट्रिक बॉडी के लिए आउटसाइड भी वही फील्ड होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ होता है, एट द सरफेस, ठीक है, पॉइंट 2, व्हेन पॉइंट P लाइज एट सरफेस। अब बहुत क्लियर है, एट सरफेस का मतलब होता है दैट इज एट स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम पॉइंट कहाँ मानेंगे, आउटसाइड, कहाँ मानेंगे, आउटसाइड। जब हम ये मानेंगे कि इफ यू कंसीडर सॉरी, अगर हम ये मानेंगे कि इफ आवर पॉइंट लाइज इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, तब के लिए हमारा इंटरेस्टिंग केस है। तो जैसे मान लो, तीसरा केस ले रहा हूं मैं, व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड, ठीक है। अब जरा देखो, मान लो कि ये मेरा चार्ज स्फीयर था, समझना ध्यान से, और चार्ज जो है ऐसे एम्बेडेड है। अगर इसका रेडियस है कैपिटल आर सेंटर से, और ये है मेरा पॉइंट P जिसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करूँगा। अब वो गॉसियन सरफेस भी क्या होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the solid non-conducting sphere, charged sphere, we will assume a spherical Gaussian सरफेस। तो हम क्या करेंगे, हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहीं पर,
यही फार्मूला जो हम लोग ये तीनों फार्मूला निकाल रहे हैं चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, यही फार्मूला चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी होगा। कंडीशन ये है कि यहाँ पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। कंडक्टर भी अगर लेंगे तो उसमें भी हम कंडीशन ये डालेंगे कि चार्ज जो होगा वो कंडक्टर के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं कि सारा का सारा चार्ज जो है उसके सरफेस पर आ जाए, एंटायर चार्ज खत्म हो जाए अंदर, ऐसा नहीं। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी यही आंसर्स होंगे, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए तो ये आंसर होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए अगर ये इतना आप समझ रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, गॉसियन सरफेस एज्यूम करना। गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिए हैं। अब ये जो हमारा गॉसियन सरफेस था, ठीक है, जिसके ऊपर जिसके टोटल वॉल्यूम में चार्ज क्यू था, तो हमको पहले पता करना पड़ेगा कि चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, मतलब इतने इतने के अंदर कितना चार्ज है सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर। तो टू फाइंड चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में कितना चार्ज है, कैपिटल मतलब टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, तो यूनिट वॉल्यूम में होगा कैपिटल क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में, तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, देन चार्ज इन 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब। ठीक है, तो अगर वो चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है, इज व्हाट क्यू इनक्लोज्ड, तो चार्ज क्यू इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, तो देखो यूनिट वॉल्यूम में कितना है, इतना, तो इतने वॉल्यूम कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब। देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, कितना आ गया, कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो गॉस लॉ लगाते हैं, नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ। अगर अब हम गॉस लॉ लगाएंगे तो देखो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी है, कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। चलिए यहाँ से इस इंटीग्रल में से ई कांस्टेंट है, क्योंकि ई हमको कैलकुलेट करना है, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रल डी ए बचेगा इज इक्वल्स टू क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। चलो इंटीग्रल डी ए की वैल्यू क्या है, सॉलिड स्फीयर है, तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, तो भाई हमेशा स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। देखो गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ मैं बार बार, इसलिए स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं लिख रहा हूँ। गॉसियन सरफेस जितने रेडियस का होगा उतने ही रेडियस एज्यूम करना है, क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। देखो स्मॉल आर से स्क्वायर से एक आर बच जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल आर एक ये एप्सिलॉन नॉट छूट रहा है, यहाँ पे एप्सिलॉन 0, यहाँ पर भी एप्सिलॉन 0, यहाँ पर भी एप्सिलॉन 0, तो लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, इंटू स्मॉल आर। मतलब इनसाइड जो है ये वेरिएशन कुछ ऐसा है, देखो नॉन जीरो फील्ड नहीं है, दैट इज इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर फील्ड इज नॉट ज़ीरो। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्लियर है, ये तो हो गया ऐसा आंसर। कभी कभी क्या होता है, हमको चार्ज डेंसिटी, मैंने अभी बताया था ना कि चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी लेके करूँगा, तो मान लो कि इफ़ रो इज व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी,
ठीक है। तो अगर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो मेरे भैया बताओ, रो इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, यही होता है ना। अब तुम एक बात बताओ जरा, यहाँ से निकालो तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो होगी रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। जरा इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करो तो देखो तो क्या मिलता है, क्यू इनसाइड पुट करोगे तो तुम पाओगे रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई अपसाइलन 0 कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। देखो ये कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो कितना इंटरेस्टिंग आंसर आता है, देखो ध्यान से। 3 नीचे बचेगा, ऊपर रो, तो रो अपॉन 3 अपसाइलन 0 इंटू स्मॉल आर, कितना छोटा सा आंसर हो गया, जहाँ पे रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो कभी कभी इस टर्म में भी आता है। और अगर इसी को इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिखना रहेगा तो लिखेंगे ई वेक्टर इनसाइड इज इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। जिस डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कितनी इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ मिल गई हमको। एक्चुअली इससे हम बड़े बड़े धुरंधर सवाल लगाते हैं, जो कि जेई मेंस, जेई एडवांस, आईआईटी जेई एडवांस, है ना, या नीट वगैरह या स्टेट इंजीनियरिंग पूछता है, उसके लगाते हैं बड़े बड़े। अब देखो इसका एक डायग्राम पूछता है, ग्राफ बिटवीन, ठीक है। तो जैसे ये मेरा चार्ज बॉडी था, चार्ज जो है नॉन कंडक्टिंग, मैंने भी बताया ना, कंडक्टर भी एज्यूम कर सकते हैं, बशर्ते शर्त क्या है कि चार्ज जो है उसके पूरे वॉल्यूम में एम्बेडेड होना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें हमेशा याद रखना, दो चीज़ें आती हैं क्वेश्चंस में। एक, या तो वो बोलेगा कि द चार्ज इज गिवन एंड चार्ज इज प्लेस्ड। देखो, किसी मटेरियल, किसी मेटल को अगर चार्ज दे दोगे, ऐसे बोला जाए कि चार्ज इज गिवन टू द मेटल, तो अगर किसी मेटल को चार्ज दे दोगे, सिर्फ दे दोगे, तो हो सकता है कि वो चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर या अंदर सेंटर में ना रहे, उसके सरफेस पर आ जाए। पर अगर तुमने ये कहा कि अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ मेटल, तो इसका ये मतलब हो गया स्फेरिकल मेटल, स्फेरिकल सेल, तो इसका ये मतलब हो गया कि स्फेरिकल सेल के सेंटर पे आपने वो चार्ज ले जाके रखा है और वो चार्ज वहीं रहेगा, ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आता है। अब ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल पे बोलते हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं पूछता टफ क्वेश्चन। अच्छा देखो, तो अब ये चार्ज है, अब सेंटर तक का जो एरिया है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो सेंटर से लेके रेडियस तक E जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, और सरफेस पर आते ही वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रख दो तो हो जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। उसके बाद वैल्यू 1/r² से घटेगी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस R का ग्राफ बनता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा सॉलिड चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, ठीक। अगला देखो, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। सरफेस ऑफ कंडक्टर मतलब कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी एक रैंडम कंडक्टर ले लो, ये मान लो ऐसे कंडक्टर मैंने ले लिया। अब इस पे मैंने चार्ज दिया, तो चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इसके सरफेस पर। देखो हर बार मैं सिमेट्रिक लेता था, इस बार एसिमेट्रिक लेके समझा दे रहा हूँ कि जो आंसर होता है ना वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। देखो कैसे, अब अगर इसके सरफेस के जस्ट ऊपर, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, जस्ट ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, सीधी सी बात है, एक छोटा सा एरिया काटूंगा वहाँ पे। तो जैसे मान लो कि मैंने अगर यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ऐसे पैच बना के निकाला, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज है, तो देखो क्या होगा, कहानी ऐसे होगा कुछ।
ये छोटा सा एरिया मैंने काट के यहाँ निकाल लिया। और चार्ज जो होगा इस एरिया पर, इस सरफेस पर ऐसे होगा, ठीक है। ये चार्ज ऐसे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब मान लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। अब हमको इससे जस्ट छोटी सी हाइट पर, मान लेते हैं कि थोड़ी सी हाइट है, डेल्टा हाइट, उसी पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सरफेस पर या जस्ट ऊपर, सरफेस पर या जस्ट ऊपर मतलब डेल्टा हाइट ऊपर, ठीक है। अब देखो हमारा दिमाग क्या बोलता है, या स्टेप क्या बोलता है कि भैया हमेशा गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लो। तो चलो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अंदर भी आएगा, है कि नहीं। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या होगा, वो कंडक्टर के अंदर भी आएगा। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकल रहे हैं बाहर, है ना भाई। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा DA, वो भी ऐसे ही होगा, क्लियर है, ठीक। अच्छा, सिमिलरली अंदर की बात करेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्या ये इनसाइड, इनसाइड है ना, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। कंडक्टर है, ध्यान से समझना, इनसाइड इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि चार्जेस ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर ये करें टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर, क्लियर है। तो कहाँ 0 नहीं है, सिर्फ बाहर, आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन 0, ठीक है। अच्छा, लिखेंगे सिंस इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड is 0, therefore no flux inside, ठीक है। बट आउटसाइड अगर हम देखें तो हमको क्या करना होगा, वही लगाना होगा गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, देखो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, और एरिया वेक्टर इसका छोटा सा एरिया जो लिया था हमने, वो भी ऊपर की तरफ ही है, एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रल E.dA इक्वल्स टू, अब ये जो छोटा सा मैंने पैच माना है, इस पर चार्ज निकालना होगा, ठीक है। इस पर क्या निकालना होगा, चार्ज निकालना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो भैया, अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया क्या है, A है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चार्ज Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, टू चार्ज सरफेस, मतलब सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय द रिक्वायर्ड एरिया, तो लिखेंगे सिग्मा इनटू A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखो तो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो लिखेंगे E इंटू A, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट, सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये जो सरफेस हमने लिया है ऐसे, हमेशा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, ठीक है। ये जो सरफेस है, ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर इंटू ए बराबर सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन 0, ए से ए कट गया, कितना आया आंसर, तो आया ई परपेंडिकुलर बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग आंसर। तो देखो, जब भी कभी किसी कंडक्टर के सरफेस से, या सरफेस पर, या सरफेस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तो उसका आंसर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सिग्मा अगर प्लेन सरफेस लेंगे या शीट लेंगे, तो शीट में दो सरफेसेस होते हैं, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। कंडक्टर के सरफेस में सिर्फ बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये इंटरेस्टिंग चीज़ था, इसे याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें कि हम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर एज्यूम करेंगे।
या तो आपको मैं होमवर्क दे दूं, मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लगवा दूं, ठीक है। चलो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज्ड प्लेन, ये देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज्ड प्लेन, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज्ड प्लेन। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, आईआईटी की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए है। हालांकि अभी तक के मेरे नोट्स के सारे कॉन्सेप्ट उसी लेवल के हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है, ये हो गया हमारा एक प्लेन शीट। थोड़ा सा मोटा थिकनेस ले लेता हूँ, क्योंकि चार्ज जो है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर वही कंसेप्ट है, हॉलो स्फीयर लेंगे कि सॉलिड स्फीयर लेंगे। हॉलो स्फीयर लेंगे तो अंदर चार्ज होगा नहीं, कंडक्टर लेंगे, है ना, तो अंदर चार्ज होगा नहीं, चार्ज बाहर होगा। बट अगर सॉलिड स्फीयर लेंगे तो चार्ज वॉल्यूम में होगा, ये मानना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर भी क्या है, प्लेन शीट में चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारे पास अच्छा सरफेस है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, अच्छा वॉल्यूम में, सॉरी चार्ज कहाँ है, वॉल्यूम में, तो रो विच इज़ व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ तो रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो भैया दो पॉइंट होंगे, एक इनसाइड द कंडक्टर और एक आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इनसाइड द प्लेन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या चर्चा करते हैं, इनसाइड द प्लेन। इफ पॉइंट P लाइज इनसाइड, जब पॉइंट P इनसाइड लाइज करेगा तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस of the form of a cylinder of area A and thickness 2r, जो कि क्या होगा, लेस देन d होगा। d का मतलब इस प्लेट का सेपरेशन, और हमको इसमें एक सिलेंडर एज्यूम करना है जिसका रेडियस क्या हो, 2r। चलो यार, एक छोटा सा इसके अंदर सिलेंडर एज्यूम करते हैं जो कि हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। और इसके किसी पॉइंट पर हमको निकालना है, ये जो लेंथ है वो कितनी है, 2r, ठीक है। अब जरा मेरे को बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे निकल रहा होगा। सीधी सी बात है, जो भी चार्जेस हैं इसके अंदर वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक बात। दूसरी बात की जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर भी होगा और वो इधर भी होगा। अब सोच रहे हो कि सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है, तुम खुद देखो, ये चार्ज एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। और हमको पता है कि अगर लाइन हो, अगर मान लो ये पेन है, पेन में चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, तो जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा वो ऐसे ऐसे डेवलप करेगा, लीनियरली बाहर की तरफ, ठीक है। ओके, तब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह सब हमने मान लिया है, अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो एज्यूमिंग दैट द प्लेन इज सिमेट्रिक एंड कर्ड सरफेस पर, मतलब ये जो कर्ड सरफेस है, ये जो सिलेंडर का कर्ड सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, कहाँ, इधर की तरफ, और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसलिए कर्ड सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, 0। तो लिख लो यहाँ पे, सिंस फ्लक्स थ्रू द कर्ड सरफेस is 0 because इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस वजह से। चलो, नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, नाउ यूजिंग गॉस लॉ का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो भैया सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ सर्कुलर प्लेट्स की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यार,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, सर्कुलर प्लेट्स की वजह से ही है। अब इस तो क्या लिखेंगे, तो देखो ई डॉट डी ए ड्यू टू लेफ्ट प्लेट प्लस ई डॉट डी ए ड्यू टू राइट सर्कुलर प्लेट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। अच्छा सोचो, ये जो गॉसियन सरफेस था इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, तो देखो ध्यान से, एरिया कितना है एरिया कितना है ए, लेंथ कितना है 2r, तो जो वॉल्यूम चार्ज होगा, वॉल्यूम चार्ज मतलब चार्ज जो होगा क्यू इनक्लोज्ड, वो होगा वॉल्यूम चार्ज, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ए इंटू 2r। ध्यान से देखो तो यही होगा वॉल्यूम। नहीं आया, आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया यहाँ देखो ना, ये क्या है, चार्ज्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ, है ना, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू 2r बाई एप्सिलॉन नॉट। जरा देखो तो लेफ्ट और राइट दोनों से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करा वो दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में, तो जाएगा ट्वाइस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया बराबर वॉल्यूम इंटू ए इंटू 2r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। 2a कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर। क्लियर है। अगर प्लेन शीट है और वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आंसर कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्लियर। अब हम दूसरा चीज़ क्या लेंगे, व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सरफेस। ध्यान से देखना, पॉइंट 2, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द प्लेन शीट। इस जो डेरिवेशन में करवा रहा हूँ, इस डेरिवेशन को नोट करके कॉपी पे, उसके बाद जब एक बार रीडिंग लगाओगे ना तब पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, समझ भी आ जाएगा। तो भैया वही प्लेन शीट है, ध्यान से समझना, वही प्लेन शीट है, सारे वॉल्यूम चार्ज वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बट इस बार पॉइंट क्या है, बाहर है। तो भैया सर्कुलर सिलेंडर जो हम गॉसियन सरफेस मानेंगे वो ये होगा, एंड दिस इज व्हाट द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ये हो गया इसका एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी बाहर निकल रहा है, ठीक है, एरिया वेक्टर के अलॉन्ग में, यहाँ पे चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ इतने जगह में है। तो इतने का चार्ज अगर तुम निकालोगे तो तुम्हारा जो टोटल चार्ज डेंसिटी होगा रो इंटू वॉल्यूम, जो चार्ज डेंसिटी आएगा वही आएगा। अब देखो इसकी थिकनेस कितनी मान रखे हो, इसकी थिकनेस स्मॉल डी है, तो जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और चार्ज इतने ही वॉल्यूम में है, और इस वॉल्यूम का जो रेडियस है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू एरिया, और इस प्लेट का जो एरिया है वो कितना है, ए है, तो लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ। ध्यान से देखो, पिछले वाले में क्या लेंथ था, 2r, क्योंकि चार्ज सिर्फ इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर का। इस बार गॉसियन सरफेस बड़ा है पर चार्ज सिर्फ इतने में ही है, तो ये हो गया चार्ज इनक्लोज। तो लगाएंगे क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन 0। फिर वही बात, एक सरफेस इधर है और एक सरफेस इधर है, जबकि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और सरफेस एरिया इधर, एंगल 90 डिग्री, तो कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। तो लिखेंगे ड्यू टू लेफ्ट सरफेस ई डॉट ए प्लस ड्यू टू राइट सरफेस ई डॉट डी ए बराबर क्यू कितना है, ये बाई एप्सिलॉन 0। लिखेंगे 2EA, क्योंकि सॉल्व करने पे 2E आएगा, वॉल्यूम एरिया डेंसिटी सॉरी थिकनेस अपॉन एप्सिलॉन, एरिया से एरिया कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू थिकनेस डी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू थिकनेस डी। आ रही बात समझ में। अब सोचो कि ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे ये समझ में आता है। अच्छा सोचो भी, तो बाहर प्लेन के अगर इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट होता था तो एक साइड कितना आता था हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पर सिग्मा क्या होता था। अगर ये देखो, जैसे नोट पॉइंट में मैं समझा दे रहा हूँ, क्लियर याद भी आने लगेगा। अगर चार्ज प्लेन शीट था
और चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, तो बता यहाँ पर कितना होता था, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता था कि नहीं, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वही है यहाँ पर भी, तुम देखो ना यार, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है। तो खुद देख लो, वॉल्यूम बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड वेरिएशन अलग होता है, आउटसाइड वेरिएशन अलग होता है। तो अगर तुमसे कहा जाए कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फॉर द प्लेन वॉल्यूम चार्ज शीट, तो कैसे लिखोगे, क्या आंसर लिखोगे। तो देखो क्या ड्रॉ करोगे। हमको पता है कि जब तक सरफेस नहीं आ जाता, जब तक सरफेस नहीं आ जाता तब तक के लिए वेरिएशन ये है, ये वेरिएशन है। अच्छा, इसको चाहो तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई 2। तो डी बाई टू तक है ना, डी बाई 2 तक जो वेरिएशन है आउटसाइड द फील्ड वो कुछ ऐसा है, और अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। अंदर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा, एक्चुअली सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा, और वो ऐसा होगा, ये लेंथ डी बाई 2 और ये लेंथ डी बाई 2। समझ में आ रही मेरी बात। देखो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, एफ डी, मतलब थिकनेस हो गई, प्लेन शीट की थिकनेस। मैं ये बनाना चाह रहा था एक्चुअली, मैं ये बनाना चाह रहा हूँ कि ये रहा मेरा प्लेन शीट जिसकी थिकनेस क्या है, डी है। तो सेंटर से डी बाई 2 इधर, सेंटर से डी बाई 2, देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड है वो डी बाई 2 तक है, दिख रही मेरी बात। तो कैसे होगा, कुछ ऐसे, सेंटर से डी बाई 2 तक लीनियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू क्या जाएगी, डी, स्मॉल आर की वैल्यू क्या जाएगी, डी, है ना। इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की वैल्यू, इनसाइड के लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, उसके बाद कांस्टेंट, फिक्स है ना, फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ये डी बाई 2 वैल्यू आप यहाँ पे लेने के बाद क्यों कर रहे हो। अरे ये आउटसाइड है, वेरिएशन अलग है, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब मैंने सेंटर बीच में नहीं माना है, किनारे पर यहाँ ना मान के बीच में मान लिया है। और अगर मान लो मैं ऐसे बोलता कि सर ये यहाँ से लेके यहाँ तक डी है, तो ये ग्राफ फिर ऐसे जाता है, ये ग्राफ ऐसे जाके ऐसे हो जाता है। यहाँ इस लाइन के लेफ्ट में, इस लाइन के लेफ्ट में कोई भी ग्राफ नहीं बनता इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, फिर यहाँ पर वॉल्यूम बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो जाता है। एंड दिस इज योर 2r इक्वल्स टू डी, दिस वैल्यू इज 2r इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ज प्लेन शीट की वजह से। यहाँ तक की जो बातें थी ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन था। अब और एक और इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड में कई बार पूछा है, हम उस पर भी उस क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि डिराइव द कूलॉम्स लॉ, ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, डिराइव द कूलॉम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ फॉर एनी आर्बिट्रेरी सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिराइव कूलॉम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। ये लगभग कई बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, अपन इसको डिराइव करते हैं। देखो ध्यान से, कंसीडर एन आर्बिट्रेरी सरफेस, गॉसियन सरफेस। देखो सिमेट्रिक नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सिमेट्रिक पे बहुत सारे कर लिए हैं। अच्छा, डिराइव द कूलॉम्स लॉ आर्बिट्रेरी सरफेस पर भी पूछता है, तो आर्बिट्रेरी गॉसियन सरफेस। तो जैसे मान लिया कि हमने एक पॉइंट चार्ज लिया प्लस क्यू, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक आर्बिट्रेरी सरफेस एज्यूम करो, ये हो गया आर्बिट्रेरी सरफेस। अब इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमने एक और चार्ज रखा, सपोज दिस चार्ज इज क्यू नॉट। और अब हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्बिक्स फोर्स। तो भैया हमको पता है कि जो कूलम्स लॉ होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर डिस्टेंस r है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, यही आंसर होता है ना। हमको इसी चीज़ को प्रूफ करना है गॉस लॉ के हेल्प से। तो देखो कैसे करेंगे, सीधी सी बात है कि भाई इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, इसमें कोई डाउट
नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे चारों तरफ निकलेंगे, ठीक है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगे। अब हमको क्या करना है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो क्या हम फोर्स निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? एक छोटा सा एरिया। ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, अगर एक छोटा सा एरिया, सपोज मैं एक सर्कुलर पैच एज्यूम करता हूँ, तो ये रहा सर्कुलर पैच, और ये सर्कुलर पैच ये एंगल बना रहा है। मैं इसको भी काट के बाहर निकालूंगा, देखना ध्यान से। तो कंसीडर अ स्मॉल सर्कुलर पैच या एरिया DA, ठीक है, छोटा सा एरिया DA। तो देखो कैसे है वो एरिया, वो ऐसे है। आपको डेराइवेशन भी ऐसे ही करना है पूरे डायग्राम के साथ। तो ये हमने एक छोटा सा एरिया मान लिया, ठीक है। सपोज कि एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऐसे है DA, और जो फील्ड जा रहा है वो ऐसे है। इनके बीच में एंगल थीटा है, और ये रहा हमारा सॉलिड एंगल D ओमेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एरिया वेक्टर के अलॉन्ग लेते हैं, या एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर, मतलब एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग वेक्टर लेते हैं। तो जब हम निकालने जाएंगे, ठीक है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसमें हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखो, यूजिंग गॉस लॉ, ये एक मेरा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, ये याद रखना। दिस इज व्हाट आवर इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ये रैंडम, ठीक है। चलो तो लगाएंगे, तो लिखेंगे फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA, सॉरी E डॉट DA। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यार, पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं, देन उसके बाद फील्ड निकाल लेंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे कि वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो क्या कहलाता है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट कहलाता है कि E डॉट DA बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो पहले फ्लक्स की वैल्यू कर लो, तो जो E डॉट DA है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर, और DA है ना डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा DA कॉस थीटा, एडजस्ट हो जाए भाई, DA कॉस थीटा, ठीक है, DA कॉस थीटा, ठीक है, ओके। अब देखो, अब अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 निकाल लोगे तो हो जाएगा DA कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। ज़रा देखो तो ये हमारा जो है, ये हमारा सॉलिड एंगल है। ये क्या है हमारा? सॉलिड एंगल, याद आ रहा होगा तो दिस इज़ व्हाट आवर सॉलिड एंगल, क्योंकि क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा जो था कंपोनेंट के लिए DA कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सरफेस एरिया परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कैसे परपेंडिकुलर है? देखो ये DA है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा? DA कॉस थीटा। अब बात समझे? तो इसकी वैल्यू कितनी थी? होती थी 4 पाई। तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे फ्लक्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। और चूँकि डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई, तो दिस इम्प्लाइज फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन 0। ये तो हो गया गॉस लॉ का प्रूफ। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या करेंगे, लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन 0, है ना, प्रूफ हो गया ये, इसके बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, क्लोज इंटीग्रल DA इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अच्छा, अब गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही हम यहाँ से गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या है? पॉइंट चार्ज है।
चलो यार, तो लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर रेडियस का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ नहीं था, छोटा सा आसान सा चीज़ था। पहले गॉस लॉ को प्रूफ कर दिए, देन उसके बाद उसी पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस एज्यूम मान के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। सो फोर्स ऑन अ चार्ज Q0 at distance small r is given as F is equals to Q नॉट इंटू ई। याद आ रहा है फोर्स का फॉर्मूला? तो बताओ, फोर्स जब पुट करोगे ई की वैल्यू ये है 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और ये रहा Q नॉट बाई आर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहाँ पर हमने आपको 2-4 क्लासेस पहले कहा था कि मैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी पर डिस्कस करूँगा, तो आज वही थोड़ी सी कंडक्टर की प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, फिर ये आपका चैप्टर 1 एनसीईआरटी के मुताबिक ख़त्म हो गया। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही आगे फर्दर हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने को समझाएगा। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 में एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर resides on its आउटर सरफेस। ये एनसीईआरटी में चैप्टर 2 में लास्ट में कैपेसिटर से पहले ये सब कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मतलब जब भी किसी कंडक्टर के ऊपर हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज हमेशा उससे सरफेस के बाहर होगा, ना कि उसके अंदर। क्यों ऐसा होगा, सोचो। मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, अगर मैं चार्ज देता हूँ और चार्ज अगर अंदर रहा, ठीक है, सपोज कि चार्ज अंदर आ गया, ठीक है, तो चार्ज अगर अंदर आएगा तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोलम्बिक रिपल्सन ये चार्ज इसको धक्का मारेगा। ये चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा। ये वाला चार्ज इसको धक्का मारेगा, ये वाला चार्ज रिजल्टेंट इसको धक्का मारेगा, ये वाला चार्ज इसको, ये वाला चार्ज इसको, ये वाला चार्ज इसको। हर एक चार्जेस एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस चार्ज क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर मोशन में आ जाएगा। क्या 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 हम आंसर क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन ध्यान समझना, बोर्ड में भी ये पूछता है, ये एक्सप्लेनेशन लिखना है। If we assume that the charges are inside conductor, then due to repulsive force they will स्टार्ट मूविंग। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा, वो मूव करना चालू करेंगे। सो दे विल स्टार्ट मूविंग। इन रिजल्ट वी नो दैट फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस करंट। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वो मूवमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि चार्ज फ्लो करने लगेगा भाई, इनसाइड द वॉल्यूम, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज फ्लो करेगा। तो अगर चार्ज फ्लो करेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट प्रोड्यूस करता है। तो आप खुद बताओ कि किसी कंडक्टर को नॉर्मली अगर कोई लोहा है उसको आपने रखा हुआ है, कोई बैटरी वगैरह, कोई वोल्टेज वगैरह नहीं दिया हुआ, क्या उसके अंदर करंट फ्लो होता रहता है? नहीं फ्लो होता रहता है। सो दैट्स प्रूफ कि अगर उसके अंदर चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा, एंड द फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस करंट विच इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसी वजह से सारे चार्जेस जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, पूरे सरफेस पर आ जाते हैं। ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट। Therefore
होल चार्जेस रिसाइड्स ऑन सरफेस। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब अगर यही रैंडम सरफेस है और यहाँ पर ये ऐसे चार्जेस हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ज़ीरो, बिकॉज क्यू इनसाइड क्या हो जाता है? ज़ीरो। दे ऑल मूव टुवर्ड द सरफेस, और मूव कर जाते हैं। और अगर हम ये कहें कि हाँ भाई अंदर चार्ज होगा तो मोशन में आएंगे, मोशन में आएंगे तो भाई वो करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से देखना, चार्ज डेंसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से देख ले यहीं पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसे मान लो कि मैंने कोई भी रैंडम कंडक्टर लिया और मान लो कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिया, सपोज ऐसे, जो कि इसके सरफेस से थीटा एंगल पर है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से थीटा एंगल पर होगा तो ध्यान से दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक इधर ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल। क्लियर हुई बात? अब जरा बताओ, फ्लक्स जब कैलकुलेट करने जाओगे तो यहाँ पर एक छोटा सा इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करोगे। अगर मान लो प्लस क्यू चार्ज की वजह से ले रहे हो तो जैसे ही तुम एक छोटा सा इमेजिनरी सरफेस ले जाओगे तो बताओ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फ्लक्स पास करेगा? नहीं पास करेगा। जो भी फ्लक्स पास करेगा वो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ही पास करेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल नहीं होता। क्या लिखोगे? सिंस नो फ्लक्स will pass through parallel component of electric field। ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये भी है कि अगर मान लो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे तो तुम खुद सोचो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो सोचो कि इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर, इस वाले के भी दो कंपोनेंट, एक इधर, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल भी कर देंगे, तो सिर्फ परपेंडिकुलर वाले ही कंपोनेंट बच रहे हैं। इस वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 3 तो लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देना, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। और वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पूरा डेराइव करवा चुका हूँ पीछे। तीसरा, कैविटी इनसाइड कंडक्टर। ध्यान से देखना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, जैसे मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर है और इसके अंदर मैंने कैविटी बना दी है, कैविटी। अब देखो क्या होगा, तो अगर मैं चार्ज दूंगा, मान लो कैविटी के अंदर मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो देखो पहली चीज़ क्या होगी कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्यों इंड्यूस होगा? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। अब तुम जरा सोचो कि अगर इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो सीधी सी बात है, इस जहाँ से नेगेटिव चार्ज आया होगा इस सरफेस पर, उसके पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे शिफ्ट कर जाएंगे, है ना। तो इस सरफेस पर क्या होगा? ड्यू टू इंडक्शन आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो क्या देखेंगे हम कि अगर कैविटी के अंदर प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो सरफेस पर भी उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज इंड्यूस होकर बाहर आ जाएगा। तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। ठीक है, बट अगर
अगर मान लो कि ये कंडक्टर और तुमने कैविटी बना रखी है, दिस इज कैविटी, ठीक है, और चार्ज जो है वो बाहर दिया हुआ है, तुमने चार्ज कहाँ दिया हुआ है, बाहर। सीधी सी बात है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। गॉस लॉ ने क्या बोला था कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखना है तो सीधी सी बात है, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्जेस कहाँ चले जाएंगे, बाहर। तो यहाँ पर भी देख लो, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये क्या है, मटेरियल है। याद रखना, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब अगर तुम यहाँ पर एक छोटा सा गॉसियन सरफेस एज्यूम भी करो, सोचो गॉसियन सरफेस एज्यूम करो, तो यार जरा देखो तो अंदर जितना प्लस क्यू है उतना ही माइनस क्यू इंड्यूस होता है। तो ये टोटल चार्ज इनसाइड क्या है, जीरो, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, खुद ही देख लो। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर आपने अंदर चार्ज नहीं दिया हुआ है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। पर अगर आपने कैविटी के अंदर प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ तो कैविटी के अंदर जीरो नहीं होगा, मटेरियल के अंदर जीरो होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखना है, ठीक है। ओके, इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। एक होता है चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पॉइंट नंबर 4, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहीं से कोरोना डिस्चार्ज कंसेप्ट भी आता है। देखो, अच्छा नाम है कोरोना, अभी जो बीमारी चल रही है कोरोना, डरना मत, ये वो कोरोना नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कोरोना है। अच्छा, तुम लोगों ने देखा होगा जब भी कभी तुम सॉकेट लगाने जाते हो, बल्ब चालू करने के लिए, पंखे लगाने के लिए, तो कभी कभी जब पिन लगाते हो तो सॉकेट में स्पार्क होता है। एक्चुअली वही स्पार्क होता है कोरोना। क्यों होता है उसको समझेंगे। जैसे देखो, मान लो कोई भी कंडक्टर है, ये इसका नुकीला पार्ट है। अगर इस कंडक्टर को या इस मटेरियल को अगर हम चार्ज देंगे तो जो सरफेस फ्लैट है वहाँ पे तो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बट जो कर्ड सरफेस है वहाँ पर चार्ज थोड़ी डेंसिटी में ज़्यादा होंगे, ठीक है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू द अदर प्लेसेस। इन जगहों पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, इन जगहों पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, देखो, तो अगर आप चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन लो तो बाय डेफिनेशन चलो तो क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। देख रहे हो, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई 4πr²। अगर स्फेरिकल नेचर ले लो तो रेडियस आ गया, ठीक है। एक्चुअली ये रेडियस जो होता है इसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये जो कर्वेचर है सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका रेडियस अलग होगा, और ये जो कर्वेचर है सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका रेडियस अलग होगा। हर कर्वेचर का अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये सकते हैं सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज डायरेक्टली इक्वल टू 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बताओ, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से चार्ज डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो जैसे देखो, अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि मैंने इस सरफेस की बात की, इस कर्वेचर की बात की और इस कर्वेचर की बात की, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। खुद देखो ना यार, यहाँ पर अगर एक सरफेस बनाओगे, सॉरी ये गलत है, अगर यहाँ इस कर्वेचर के लिए सर्कल कंप्लीट या सरफेस कंप्लीट करोगे तो ये रहा इसका छोटा सा रेडियस, जबकि इसके लिए कंप्लीट करोगे तो ये रहा इसका इतना बड़ा रेडियस। अब तुम बताओ, ये रेडियस छोटा है कि ये रेडियस छोटा है, तो जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा वहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए अगर कोई मेटल है, अगर मेटल का नोक है, ठीक है, अगर नोक पॉइंट है मतलब इसे एपेक्स है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। याद करो, मैंने अपने क्लास में कुछ दिनों पर जब क्लासेस चल रही थी तो उसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया था क्या, कि मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया था, ठीक है, और एक बगल में उसके एक और ऐसा पॉइंट रखा था, तो यहाँ पर अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था, याद करो, ठीक है। यहाँ पर अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया था और मैंने यूँ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाए थे, ऐसे स्पार्क,
दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? यही बेसिकली होता है कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, मतलब कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उस सरफेस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो एक एग्जांपल पूछा था बहुत पहले, क्या ऐसे ऐसे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, बट यहाँ पर उसने कहा था सिग्मा 1 और यहाँ इस सरफेस के लिए कहा था उसने सिग्मा 2। अब अगर मान लो पूछा जाए सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, कौन सा ऑप्शन सही है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ का कर्वेचर कम है, तो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, ये हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, राइट।